विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी के इस स्पेशल सेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, तबाही का मंजर आपको दिख रहा है और ऊपर लिखा हुआ है एम्फन साइक्लोन। ठीक है, तो आज हम इसी की बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ी तबाही है, एक सुपर साइक्लोन है ये, और ये भारत के स्टेट पश्चिम बंगाल पर बहुत तेज़ी से टकराने वाला है। देखिए, ये विषम परिस्थिति है क्योंकि कोविड-19 महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है और भारत भी लड़ रहा है। उसी के साथ साथ ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है, लेकिन इस समस्या में सरकार अपना काम कर रही है। वो उससे कैसे निपटना है उसके लिए वो प्रोग्राम बना रही है। एक अध्यापक के तौर पर मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको इस साइक्लोन के बारे में पढ़ाऊँ, साइक्लोन क्या होता है, ये साइक्लोन है क्या, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ें, समझें और अपनी परीक्षा में आने वाले सवालों को हल करें। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि एम्फन साइक्लोन क्या है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल का जवाब आपको यहीं मिल गया कि यह कैसा है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और कहाँ से उठा है? बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, कहाँ से उठा है? बंगाल की खाड़ी से उठा है। बंगाल की खाड़ी कहाँ? अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा कभी, ठीक है, मुझे मैप बनाना बहुत अच्छे से नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। ये आपने मान लीजिए इंडिया का मैप आपने देख लिया, तो जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा जहाँ पर ये पानी भरा हुआ है ये, और ये बीच में यहाँ बांग्लादेश के बीच में भी भरा हुआ है, तो ये बंगाल का खाड़ी है। और इसी बंगाल के खाड़ी में जो है ये चक्रवात जन्मा है, और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, तो दो सवाल आपके यहाँ से बन गए कि कहाँ से उठा है, बंगाल की खाड़ी से उठा है, और दूसरा ये है कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसके द्वारा अधिक क्षति होने की संभावना होने के कारण इसे सुपर साइक्लोन कहा जा रहा है। इसे सुपर साइक्लोन का नाम दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे साइक्लोन आए हैं जिन्होंने बहुत तबाही दुनिया में मचाई है। 1970 में एक जो है साइक्लोन आया था जो कि भोला नाम का था, और करीब 3 लाख लोग बांग्लादेश के उस साइक्लोन में शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन होते हैं कई बार ये तो बड़ी नॉर्मल होती है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले फैनी आया था, उसमें बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई थी, जनधन की हानि कम हुई थी। लेकिन जब हवा की स्पीड ज़्यादा होती है तो बहुत ही ये खतरनाक साबित होते हैं। और ये जो चक्रवात है एम्फन, इसके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने की संभावना बताई गई है। ठीक है, जिम्मेदार संस्थाओं की माने तो जब यह चक्रवात पश्चिम बंगाल से टकराएगा तब हवा की गति 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, तथा 4 से 5 मीटर तक के ज्वार के उठने की भी आशंका है। ठीक है, अब आप कल्पना कीजिए कि अगर कभी आपने जो है बाइक चलाया हो, तो जैसे ही आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जो है स्पीड आप ऊपर करते हैं, आपको लगता है कि हवा कितना तेज़ी से आपको पीछे की तरफ ढकेल रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि इसमें अगर 100 या 120 ऐड कर दिया जाए तो कितनी तेज़ हवा होगी। संभावना तो यहाँ तक है कि बड़े बड़े घर, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसमें उड़ सकते हैं और बहुत दूर तक उड़ सकते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन इलाकों में पश्चिम बंगाल के जो 2-3 जिलों में, चाहे वो 24 परगना नॉर्थ और साउथ हो या सुंदरवन वाला पूरा क्षेत्र हो, वहाँ पर कितनी भीषण तबाही हो सकती है। हालांकि इसके लिए जो है काफ़ी व्यवस्था लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है ताकि जनधन की हानि कम हो। ठीक है, तो ये है पूरा मामला। दूसरा ये है कि 4 से 5 मीटर तक के ज्वार के उठने की आशंका है। ज्वार क्या होता है, अगर आपने जियोग्राफी अभी तक नहीं पढ़ी तो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जियोग्राफी की क्लास में आपको समझ में आएगा। जैसे ये अगर पानी का लेवल है, तो जब पानी किसी फोर्स के कारण ऊपर उठे तो इसे ज्वार कहते हैं। ठीक है, इसे ज्वार कहते हैं। और जब ये पानी नीचे की तरफ आकर के बैठता है तो इसे भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ज्वार, पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। तो करीब 4 से 5 मीटर, आप सोचिए कितना ज़्यादा ऊंचाई हो गया। इतनी ऊंचे तक जो है जो ये पानी, समुद्र का पानी ऊपर उठेगा, तो आप कल्पना कीजिए कि तटीय क्षेत्र में बड़े बड़े घर जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, तो
ये कितना खतरनाक है आप इससे अनुमान इसका लगा सकते हैं। चलिए ये तो हो गई इसकी भूमिका, इसका परिचय। अब ये जान लेते हैं कि चक्रवात क्या होता है, क्योंकि जिन्होंने भी जियोग्राफी की क्लास नहीं पढ़ी है उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चक्रवात आखिर होता क्या है, तभी उनको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए चक्रवात क्या है, बहुत तेज हवाओं का एक जो है कह सकते हैं कि समुच्चय होता है, एक सेट होता है जिसमें बहुत तेज हवाएं होती हैं और वो किसी केंद्र को बिंदु मान करके उसके गिर्द घूम रही होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये मैं चित्र आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये चित्र है साइक्लोन का। ठीक है, ये चित्र है किसका, साइक्लोन का। अब ये बनता कैसे है, तो सबसे इसका जो सामान्य सा परिचय जान लिया कि आपने जान लिया कि ये हवाओं का एक बवंडर होता है जो इस तरीके से घूमता रहता है। अब ये बनता कैसे है ये समझ लीजिए, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है। होता क्या है कि जब किसी क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ता है, जब ताप बढ़ता है, तो वहाँ पर निम्न वायुदाब बनता है, निम्न वायुदाब बनता है। आप जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझा ले जाऊँ। तो जैसे मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, तो जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो होता क्या है कि जो इसके आसपास की जो वायु है, जो एयर है, वो गर्म होकर के ऊपर उठती है। तो यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में निम्न वायुदाब का जो है निर्माण होता है। किसका, निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। और इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए जो नमी से भरी हुई हवाएं हैं वो इसी केंद्र की ओर चलने लगती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई जगह निर्धारित हुआ जहाँ का टेम्परेचर बढ़ा और यहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठने लगी, तो जो ठंडी हवा है वो नीचे आने लगती है इस जगह को भरने के लिए। और ये क्रम जब लगातार होने लगता है तो ये चक्रवात का रूप धारण कर लेता है और ये धीरे 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 एक दिशा में से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बेसिक जो है चक्रवात का वो समझ लिया होगा। यहाँ से कई बार सीधे सवाल आते हैं। चक्रवात का जो केंद्र बिंदु होता है उसमें निम्न वायुदाब होता है। क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है। और जो प्रति चक्रवात होता है, एंटी साइक्लोन होता है, उसमें क्या है, जो केंद्र बिंदु होता है वहां पर उच्च वायुदाब होता है। उसके बारे में तो ज्योग्राफी की क्लास में बात करेंगे, लेकिन चक्रवात में जो है जो सेंटर होता है वहां पर निम्न वायुदाब होता है और उसी के गिर्द जो है ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और ये ऊपर उठती हैं। तो इससे चक्रवात का निर्माण होता है और ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता धीरे धीरे जाएगा, इसकी स्पीड भी जो है कम होने लगती है, धीरे धीरे करते ये कम हो जाता है। इससे होता क्या है कि वर्षा होती है, तेज हवाएं चलती हैं, ज्वार उठते हैं और ये बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। ठीक है, तो ये था चक्रवात का बेसिक परिभाषा और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग जिसे आपने समझा। ये है उसका जो है एक चित्र, आप देख लीजिए। ये चित्र है जिसको मैंने विकिपीडिया से लिया है आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार, ये देखिए, आपको जैसे मैंने बताया कि ये हवाएं देखिए किस प्रकार से फैल रही हैं। ठीक है, तो ये चक्रवात का रूप होता है। अब बात कर लेते हैं कि चक्रवातों का नाम कैसे रखा जाता है। जैसे कि आपने देखा इसका नाम क्या है, एम्फन साइक्लोन है। ठीक है, इससे पहले एक चक्रवात आया था जो है फैनी, जिसका नाम था फैनी, उसका नाम बांग्लादेश ने दिया था। ये जो चक्रवात एम्फन है इसका नाम थाईलैंड ने दिया है। ये सवाल पक्का पीसीएस की परीक्षा में आएगा, मैं बता रहा हूँ। पीसीएस और बीओ की परीक्षा में, या हो सकता है यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में भी पूछ लिया जाए स्टेटमेंट में। ठीक है, तो नाम इसका किसने दिया है, थाईलैंड ने दिया है। एम्फन साइक्लोन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम थाईलैंड ने दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका नाम रखा कैसे जाता है। तो एम्फन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये लीजिए कि इसका जो उच्चारण है बेसिकली वो उपपुन है, उपपुन, या कहीं पर उमपुन शायद लिखा हुआ है, यहाँ पर शायद गलत लिखा है, उमपुन है इसका जो है उच्चारण। और ये थाईलैंड की जो उनका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में दिया गया नाम है जिसे एम्फन कहा गया है। और इसका मतलब क्या होता है, आसमान।
स्काई, इसका मतलब होता है स्काई। ठीक है, तो ये थी एम्फन के बारे में जानकारी। अब देख लेते हैं कि इसका नाम दिया कैसे जाता है। ठीक है, तो मामला ये है कि एक संगठन है जिसको WMA कहते हैं, WMA, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल और जो है नहीं WMO है, माफ कीजिए, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक संगठन है और इस संगठन के अंतर्गत एक संगठन काम करता है जिसे स्कैप कहते हैं, जिसे स्कैप कहते हैं, और उसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। अगर एशिया एंड पैसिफिक इसमें से निकाल दें तो ये पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल होता है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन। ठीक है, और ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये एक संगठन है स्कैप। ठीक है, तो अब जो है इसको फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। तो ये एक संगठन है WMO और उसका एक सहायक संगठन है स्कैप। ठीक है, तो इनका काम ये है कि इनके जो सदस्य देश हैं वो एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में वो नाम सुझाते हैं। ठीक है, वो नाम सुझाते हैं और हर देश को बराबर संख्या में नाम देने का अधिकार होता है। तो जो पिछली मीटिंग हुई थी 2004 में, उसमें उस समय इस संगठन में WMO और स्कैप का जो साझा संगठन है इसमें 8 देश थे, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड आदि देश थे। इसमें कुल मिलाकर के 8 देश थे। तो इन 8 देशों ने मिल करके 64 नाम दिए थे, जिसमें से एम्फन सबसे लास्ट नाम था। जो इस साइक्लोन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं लास्ट नाम था। इसके बाद जो नई लिस्ट है उसके नाम दिए जाएंगे और अगला जो नाम होगा वो निसाग्रा होगा जो कि बांग्लादेश देगा। ठीक है, तो मामला बहुत ही सिंपल है। एक संगठन है जिसके सदस्य हैं वो मीटिंग करते हैं और अपने मन से नाम सुझाते हैं और जब साइक्लोन आते हैं तो उसी क्रम में नाम जो है देते हुए चले जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संगठन के बारे में क्योंकि इससे सवाल आएगा कई जो है आपके परीक्षाओं में। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो सहायक संगठन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। एशिया एंड पैसिफिक जो है ये स्पेशल जो है इसमें मेंशन है। जब पूरी दुनिया की बात होगी तो उसमें केवल इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन की बात होती है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 23 मार्च 1950 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है और ये UN का स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए इस पूरे क्लास में हर एक स्टेटमेंट में एक सवाल छिपा हुआ है, तो आप कोई भी मिस मत कीजिएगा। मैंने सिर्फ जो महत्वपूर्ण चीज़ें वही लिखा है, बिल्कुल बेकार चीज़ें मैं लिखता ही नहीं हूँ क्योंकि लिखने में बड़ी मेहनत होती है। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण, इसकी स्थापना कब हुई ये भी सवाल आ सकता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी सवाल, ऐसे सवाल आते हैं। अगर आपने कोई परीक्षा दी हो तो आपको पता ही होगा। और उसके बाद में जो इसका संगठन है ये UN से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल संगठन है। ठीक है, जो UPSC के सवाल होते हैं उसमें स्टेटमेंट के रूप में ये पूछ लिया जाता है। अगर इसकी प्रकृति की बात करें कि जो ये संगठन है किस प्रकार का है, तो ये अंतरा सरकारी संगठन है। इंटर जो है गवर्नमेंटल संगठन है। अंतरा सरकारी संगठन का मतलब होता है कि बहुत सारे सरकारों का एक जो है मिल करके जो एक संगठन बनता है वो अंतरा सरकारी संगठन होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं तो ये अंतरा सरकारी संगठन हो गया। ठीक है, अब सदस्य देश इसमें कौन कौन से हैं? जो स्कैप है उसके सदस्य की मैं बात कर रहा हूँ। स्कैप में कितने सदस्य हैं? भारत है, बांग्लादेश है, पाक है, मालदीव, पाक मतलब पाकिस्तान, ओमान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है। 2018 से पहले ये 8 देश थे और 2018 में क्या है 5 देश और ऐड कर लिए गए, ईरान, सऊदी अरब, UAE, कतर और यमन। कुल मिलाकर के अब 13 देश हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के अब इसमें 13 देश हो गए हैं। ये 13 देश मिल करके नाम सुझाएंगे और उसी के आधार पर आगे नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले अप्रैल में मीटिंग एक हुई थी जिसमें 169 नाम की सूची जो है दर्ज कर ली गई है।
आगे से यानी कि एम्फन साइक्लोन के बाद जब कोई साइक्लोन आएगा तो उसी क्रम में जो है चक्रवातों के नाम दिए जाएंगे। हर एक देश ने 13 नाम दिए हैं, तो 13 × 13 कितना हो गया 169, ठीक है। तो 169 नामों की एक सूची बना ली गई है, ठीक है। तो इससे जो है लगातार हम नाम देते रहेंगे। अगला जो नाम है वो बांग्लादेश को देना है, जो कि निसाग्रा है। उसके बाद में भारत देगा, शायद उसका नाम गति है। तो इस प्रकार इस क्रम में जो है ये नाम चलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा और आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि एम्फन चक्रवात क्या है और ये कहाँ से उठा है, कैसे चक्रवात बनता है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अगर आगे ज़रूरत पड़ी, चूँकि अभी ये साइक्लोन आया है, किस प्रकार से जो है अपना ये रूप दिखाता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पर एक क्लास में और बना दूंगा, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर ना आए, आपसे कोई क्वेश्चन फंस ना जाए परीक्षा में, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारा सेशन पसंद आया हो तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर एक वीडियो बना करके आपको बात समझा दूंगा, चाहे वो चक्रवात के बारे में ना समझ में आया हो या संगठन नाम किस प्रकार देते, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं हो। हालांकि मैंने कोशिश किया है आसान भाषा में समझाने की, लेकिन अगर आपको समझ में कोई नहीं आया हो, कोई सवाल आपके दिमाग में बन रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।